भारत की स्थिति ने उसे दूसरे देशों से गेहूं का आयात करने पर मजबूर किया, जिसमें अमेरिका से आने वाला खराब गुणवत्ता का गेहूं भी शामिल था। लेकिन सोचिए, ऐसी मुश्किलों में हमारी सरकार ने क्या कदम उठाए। प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने कृषि पर जोर देते हुए पहले पंचवर्षीय योजना को लागू किया, जिससे खाद्य उत्पादन में सुधार करना संभव हुआ। लेकिन इस योजना के पीछे क्या प्रेरणा थी? क्या यह सिर्फ एक आर्थिक जरूरत थी या कुछ और? सरकार ने किसानों को उर्वरक पर सब्सिडी देने और कई बांधों का निर्माण करके कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए प्रयास किए। इस पहल ने देश के कृषि क्षेत्र में कितना फर्क डाला, और क्या हम इस प्रयास को पर्याप्त मान सकते हैं? भारत ने 1962 के इंडो चाइनीज युद्ध के बाद खाद्य संकट का सामना किया, जिसने देश की आर्थिक स्थिति को गंभीर रूप से प्रभावित किया। यह युद्ध कितनी बड़ी चुनौती बना, और क्या भारत उससे उबर पाया? लाल बहादुर शास्त्री ने पाकिस्तान के खिलाफ युद्ध में मजबूत नेतृत्व दिखाया, और उन्होंने देश के सम्मान के लिए अमेरिका की धमकियों का डटकर सामना किया। क्या ऐसा साहसिक नेतृत्व हर बार देश को संकट से निकाल सकता है? शास्त्री जी ने जय जवान जय किसान का नारा देकर किसानों और सैनिकों का मनोबल बढ़ाया। यह नारा देश की आत्मनिर्भरता के लिए प्रेरणादायक बना, लेकिन क्या यह नारा केवल शब्दों तक सीमित रह गया, या इसके पीछे ठोस कार्यवाही भी हुई? PL 480 कार्यक्रम के तहत अमेरिका ने भारत को अनाज की आपूर्ति की, जिससे भारत की खाद्य स्थिति में सुधार हुआ। इस पहल ने हमारे देश की खाद्य संबंधों का क्या नया आयाम खोला? भारत में खाद्य उत्पादन में कमी के कारण अमेरिका से अनाज लेने की मजबूरी बनी। यह स्थिति 1964 के सूखे से और भी गंभीर हो गई। क्या इस संकट ने देश की कृषि नीतियों को बदलने का संकेत दिया? प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने कृषि बजट बढ़ाया और वैज्ञानिक खेती को बढ़ावा दिया, जिससे भारत की कृषि उत्पादन में सुधार हुआ। लेकिन क्या यह सिर्फ एक कदम था, या एक सुनियोजित रणनीति की शुरुआत? स्वामीनाथन ने कृषि में रुचि नहीं दिखाई, लेकिन 1943 के बंगाल अकाल ने उनके विचारों को बदल दिया। उन्होंने फिर कृषि कॉलेज में दाखिला लिया। इस बदलाव ने उनके जीवन को किस दिशा में मोड़ा? नॉर्मन बोरलॉग ने मेक्सिको में गेहूं के हाइब्रिड बीज विकसित किए, जो उत्पादन में वृद्धि के लिए महत्वपूर्ण साबित हुए। यह हरित क्रांति की शुरुआत थी, लेकिन क्या यह केवल एक तकनीकी प्रगति थी या कृषि की सोच में एक मूलभूत बदलाव? स्वामीनाथन और बोरलॉग की संयुक्त प्रयासों से भारत में उच्च उपज वाले बीजों की खेती को बढ़ावा मिला। इसके परिणामस्वरूप खाद्य उत्पादन में उल्लेखनीय वृद्धि हुई। लेकिन क्या यह परिवर्तन सभी किसानों के लिए समान रूप से फायदेमंद था? इंदिरा गांधी की अमेरिका यात्रा के दौरान राष्ट्रपति जॉनसन ने भारत की मदद का आश्वासन दिया। यह यात्रा भारत और अमेरिका के संबंधों में महत्वपूर्ण मोड़ साबित हुई, लेकिन इसे किस रूप में देखा जा सकता है? ग्रीन रिवॉल्यूशन के चलते भारत में गेहूं का उत्पादन तेजी से बढ़ा। किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य MAP सुनिश्चित करके उनकी कृषि में विश्वास बढ़ाने का प्रयास किया गया। क्या यह विश्वास टिकाऊ था, या चुनौतियां अभी बाकी थीं? सरकार ने खाद्यान्नों के भंडारण की योजना बनाई ताकि खराब मानसून की स्थिति में देश में खाद्य संकट न आवे। इससे बाजार में कीमतों को स्थिर रखने में मदद मिली। परंतु क्या यह योजना संकट का समाधान करने में पर्याप्त साबित हुई? इंदिरा गांधी ने अपने आत्मसम्मान के लिए साहसिक निर्णय लिए, जिससे भारत की स्थिति मजबूत हुई। इसके अलावा भारत ने अमेरिका की धमकियों का प्रभावी उत्तर दिया। क्या ये निर्णय हमारे राष्ट्रीय चरित्र को फिर से परिभाषित करने का प्रयास थे? हरित क्रांति के बाद भारत ने खाद्य उत्पादन में आत्मनिर्भरता प्राप्त की और खाद्य निर्यात करने लगा। इस प्रक्रिया ने किसानों की स्थिति में सुधार किया। लेकिन क्या यह सुधार सभी के लिए समान रूप से था? हालांकि हरित क्रांति ने उत्पादन बढ़ाया, इसके कुछ नकारात्मक प्रभाव भी हुए, जैसे रासायनिक उर्वरकों का अत्यधिक उपयोग। इससे पर्यावरण और मिट्टी की उर्वरता पर गंभीर प्रभाव पड़ा। क्या हम उस मार्ग में चल पड़े जिसमें दीर्घकालिक स्थिरता का कोई स्थान नहीं था?